अमेरिका ने पहली बार उसामा को सीरियस लिया। उस टाइम अमेरिका के अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर एक जंग चल रही थी कि उनके पास 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड मुजाहिदीन है जो उनकी हिफाजत कर सकते हैं। सलाम अलैकुम। 10 मार्च 1957 उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया के एक अमीर तीन खानदान में पैदा हुआ। He did not like to listen to music or to watch TV. बाप मोहम्मद बिन लादेन यमनी नजाद एक अरबपति कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था और कहा जाता है मोहम्मद बिन लादेन के 52 बच्चे थे और उसामा बिन लादेन उनमें 17वें बेटे थे। माँ शाम से थी और घर का माहौल बाप की सख्त तबीयत की वजह से कट्टर मजहबी था। उसामा ने अपनी तालीम जद्दा से हासिल की और किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से MBA किया। अब सवाल ये बनता है कि बिजनेस के एक स्टूडेंट को अलकायदा जैसी तंजीम बनाने की सोच आई कहाँ से? So Osama had this very distinctive experience in an elite educational setting. अगर इसको समझ लिया जाए तो बहुत सी पेचीदा गुत्थियां अपने आप सुलझ जाएंगी। असल में वो कुछ यूं था कि 1940 के आसपास मिस्र का एक आलिम सैयद कुतुब वो अमेरिका गया और वहाँ का कल्चर देख के उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइलस्टोन। उसने सीधा सीधा पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इस्लाम दूसरा जहालत। हमें दुनिया के मामलात की कोई समझ ही नहीं है। आलमी हालात पर हमारी नजर ही नहीं है, इसलिए लड़ो मारो। उसने कहा कि मुसलमानों को खालिस इस्लाम की तरफ आना चाहिए और अगर कोई हुकूमत इस्लाम के खिलाफ काम करे तो उसके खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। बस उसी सोच का एक ग्रोह जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसने उसामा बिन लादेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया कि जिहाद की राह में हमें क्या क्या कुर्बानियां देनी है। उन्हीं दिनों यानी 1979 में USSR ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। एक आलिम अब्दुल्ला आजम जिसकी तालीमात से उसामा बिन लादेन काफी मुतासर था, उसने सारी दुनिया के मुसलमानों को अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए पुकारा और उसने कहा कि जिहाद और राइफल के सिवा कोई हल नहीं। उसामा का माइंड जो पहले ही सैयद कुतुब की तालीमात की वजह से बेचैन था, इस पुकार ने तो जैसे उसामा को हिला के ही रख दिया। अब बात यह थी कि उस वक्त अमेरिका और USSR 2 ही सुपर पावर थे और दोनों एक लंबे टाइम से आपस में प्रॉक्सी जंगी करते आ रहे थे। अब जब अमेरिका ने देखा कि USSR अफगानिस्तान पे कब्जा करने जा रहा है तो वो कहां चुप बैठ सकता था। उसने पाकिस्तान के थ्रू वहां मकामी जंगजुओं को हर तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उधर उसामा बिन लादेन जिसे अपने बाप की विरासत में दौलत का एक बड़ा हिस्सा मिला था, वो भी अफगानिस्तान में जंगजुओं को मदद करने और जिहाद का हिस्सा बनने के लिए निकल पड़ा। 10 साल की जंग के बाद USSR आखिर हार मान के अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन इन 10 सालों की जंग का गंध अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। The message begins with the detailed account of the attack on a US airbase sometime in early June. उसामा बिन लादेन के साथ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अहमद मोहम्मद राबी अल जोहरी का भी था, जो मिस्र का एक प्रोफेशनल सर्जन डॉक्टर था, लेकिन उसने इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद के नाम से एक तंजीम बनाई हुई थी। और होता कुछ यूं है कि 6 अक्टूबर 1981 में ये तंजीम मिस्र के प्रेसिडेंट अनवर सदात को कत्ल कर देती है। ऑर्गेनाइजेशन के अमीर अयमन अल जोहरी को कैद हो जाती है। 1981 से 1984 यानी कि इन 3 सालों में अल जोहरी पे शदीद किस्म का तशद्दुद किया जाता है और असल में कत्ल करने वाला इस्माइल कामरी था, जिसका पता बताने पे अल जोहरी को रिहा कर दिया जाता है और वो भी जिहाद में हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसामा बिन लादेन से होती है। वालेकुम अस्सलाम। और जब मंजिल एक हो तो रास्ते के मोड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सन 1988 में उसामा बिन लादेन, अल जोहरी और उनके करीबी साथियों को एक खुफिया मीटिंग होती है और ये फैसला किया जाता है कि हम सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रह सकते। मुसलमान पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। हमें एक ऐसी ग्लोबल इस्लामिक आर्मी बनानी होगी जो हर जगह उनके लिए लड़े। यूं अलकायदा का जन्म हुआ। ये कोई बड़ी फौज नहीं थी, बस कुछ गिने चुने ही लोग थे, लेकिन वो ऐसे डेडिकेटेड लोग थे जिन्हें बड़ी से बड़ी चट्टानें भी शायद हिला ना सके। दुनियावी डरपोक नहीं, शहादत के ख्वाहिशमंद जाबाज मुजाहिद चाहिए। 1 साल बाद यानी कि 1989 में USSR के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद उसामा बिन लादेन का ईमान और पुख्ता हो गया कि वो चंद मुट्ठी भर लोग अगर USSR जैसी सुपर पावर को घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं तो वो किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमारे दुश्मन वो बहुत परेशान हैं, सख्त परेशान हैं। कहते हैं कि किस मखलूक से वास्ता पड़ गया। अब तक उसामा सिर्फ सैयद कुतुब की तालीमात की वजह से अमेरिका से नफरत करता था और कोई वजह ना थी। अब हुआ कुछ यूं था, सद्दाम हुसैन जो कि इराक के डिक्टेटर कम प्रेसिडेंट थे,
उन्होंने 2 अगस्त 1990 में कुवैत पे हमला कर दिया। इस हमले के पीछे कई वजूहत थी, लेकिन हम सिर्फ मान के चलते हैं कि वो वहाँ के तेल पे कब्जा करना चाहता था। वहीं कुवैत के साथ में वाक़या सऊदियों को अपना डर पड़ गया, क्योंकि 2 ही दिनों में इराकी फौजी ने कुवैत को कब्जे में ले लिया था। सऊदी के पास इतनी खास मिलिट्री कुव्वत नहीं थी। उसने यूएसए से मदद मांग ली, बस अमेरिका को तो सिर्फ मौका ही चाहिए था। हजारों की तादाद में फौजी दस्ते सऊदी पहुंच गए। ये वो टाइम था जब उसामा बिन लादेन ने सऊदी के शाही खानदान से राब्ता किया और उन्हें ऑफर की थी कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा ट्रेन मुजाहिदीन है जो उनकी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन सऊदी शाही खानदान ने न सिर्फ उसकी ऑफर को ठुकरा दिया था, बल्कि वहीं इसलिए भी यानी कि अमेरिका से मदद मांग ली। ये बात उसामा बिन लादेन को चुप सी गई। उसने सऊदी हुकूमत को गद्दार करार दे दिया और शाही खानदान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उसामा को चुप कराने के लिए प्रेशर डाला गया, लेकिन वो अपने खानदान के साथ सूडान चला गया। लेकिन अब उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे थी। सूडान में जहाँ उसने कोशिश की अपना बिजनेस एम्पायर बनाए, लेकिन वहीं वो अपना असल मकसद नहीं भूला। उसने दुनिया भर के लोगों को रिक्रूट किया, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए और लोगों को ट्रेन किया। यहाँ उसामा ने अपनी निगाहें अमेरिका पे रखी थी, वहीं अमेरिका भी शुरू से ही उसामा को ट्रेस कर रहा था। उन्होंने सूडान हुकूमत पे दबाव डाला कि उसामा को यहाँ से निकालो। उसामा पे हालात तंग कर दिए गए। 4 साल बाद यानी कि 1996 में उसामा को आखिर सूडान से भी निकलना पड़ा। उन्हीं दिनों काफी सालों की खाना जंगी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी। उसामा ने तालिबान के लीडर मुल्ला उमर से मदद मांग ली। तालिबान को याद था कि उसामा ने उनके साथ उस वक्त मदद की थी जब यूएसएसआर अपनी पूरी कुव्वत के साथ अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहता था। मुल्ला उमर ने उन्हें पनाह दी। अफगानिस्तान में उसामा ने नए ट्रेनिंग कैंप्स बनाए। अब वो ज्यादा सेफ महसूस कर रहा था। यही वजह थी कि उसने ओपनली अपने पैगाम दुनिया को देना शुरू कर दिया। For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the US. उसने अमेरिका को इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 करार दिया। 7 अगस्त 1998 का दिन था। एमन अल ज़ोहरी ने उसामा से कहा, अब वो दिन आ गया है जब हम अमेरिका को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अलकायदा ने 2 अमेरिकन एम्बेसी पे एक साथ हमला किया। दोनों जगहों पे ट्रक बम इस्तेमाल किए गए। The driver gives his last message saying, the Americans will not be able to succeed and ask others to join the jihad against the American invaders. 200 से ज्यादा लोग मारे गए और दुनिया में हंगामा मच गया और अमेरिका ने पहली बार उसामा को सीरियस लिया। There are no words to properly express our outrage, and I think the outrage of all Americans. और 13 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त 1998 को अमेरिकी नेवी ने अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा के कैंप में क्रूज मिसाइल दाग दिए, लेकिन उसामा कैंप में नहीं था और वो बच गया। जहां उसामा अमेरिका में एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था, वहीं उसी टाइम में अमेरिका के अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर एक जंग चल रही थी। इनफैक्ट अमेरिका की 2 बड़ी एजेंसियां FBI और CIA, जहाँ FBI का काम था अमेरिका के अंदर क्राइम्स को रोकना और वहीं CIA के बाहर मुल्कों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। दोनों एजेंसी के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ये शायद एरोगेंस की वजह थी या फिर सुपरमेसी की। CIA के पास जो इन्फॉर्मेशन होती वो FBI को नहीं बताते और ये एक प्रॉब्लम थी जैसे आपकी आंखें हैं लेकिन आप उन्हें मिला के नहीं देख सकते। उस वक्त FBI में जॉन ओनील नामी एक ऑफिसर था जो 1995 से बार बार चीख रहा था कि अमेरिका पे एक बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को सीरियस ना लिया। और जब 1998 में एम्बेसीज पे बम ब्लास्ट हुए तब उसने कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है। CIA को पता था कि अलकायदा के लोग अमेरिका आ चुके हैं और वो फ्लाइट ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ये बात CIA ने FBI को नहीं बताई। इसी दौरान सन 2000 में यमन में अमेरिकी जंगी जहाज पे हमला हुआ और 17 अमेरिकन सेलर्स मारे गए। नेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यमन पहुंच गया, लेकिन CIA एजेंट्स ने एक बार फिर मदद ना की और नेल ने नौकरी छोड़ दी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में एज ए सिक्योरिटी चीफ नौकरी शुरू कर दी। वो उस वक्त नहीं जानता था कि वो खुद भी उस बड़े हमले का शिकार होने जा रहा है। समर 2001 तक सिग्नल्स क्लियर थे। CIA को पता था कि कुछ लोग अमेरिका आ चुके हैं। Find out everything there is to know about this new terror group. FBI को भी पता था कि कुछ मशकूक अरब फ्लाइट ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी दौरान FBI ने एक मशकूक स्टूडेंट जैक्रॉस मोसै को भी पकड़ लिया था, लेकिन CIA ने FBI को ये नहीं बताया कि खालिद और नवाब भी अमेरिका में हैं, जो कि मेन हाईजैकिंग करने वाले हैं। 11 सितंबर 2001 सुबह के 8 बजे बोस्टन एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 ने टेक ऑफ लिया। अलकायदा के ट्रेन लोग भी प्लेन में चढ़ चुके थे। 8:46 पे प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया। दुनिया ने सोचा कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन साउथ टावर में काम करने वाला फॉर्मर FBI ऑफिसर ओनील जानता था कि आज इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपने FBI कोलीग को कॉल की और उन्हें बताया कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9:03 पे एक और प्लेन साउथ टावर से टकरा गया। शायद ओनील का ये आखिरी ही दिन था और वो आवाज जो कहती थी कि अमेरिका पे बड़ा हमला होने वाला है, फिर किसी ने ना सुनी। उस दिन 4 प्लेन्स को हाईजैक करके मुख्तलिफ लोकेशंस को टारगेट किया गया था।
अफगानिस्तान में जश्न मनाया गया। उसामा ने अपने साथियों से कहा कि मैं नहीं कहता था कि अमेरिका कमजोर दुश्मन है, हमने उनकी ताकत को धूल में मिला दिया। तालिबान लीडर मुल्ला उमर ने भी उसामा को मुबारकबाद दी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अमेरिका अब क्या करेगा। अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने टीवी पे आके कहा कि हम इस हमले के पीछे हर शख्स को सजा देंगे और अगर कोई मुल्क उनको पनाह देगा तो आपसे वो भी हमारा दुश्मन होगा। Or you are with the terrorists. महीने के अंदर ही अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। Stronghold in Tora Bora. That's where the intelligence said that they had retreated to. This is the time to come in with massive force and end this thing. तालिबान की हुकूमत गिर गई, उसामा गारों में छुप गया। 10 साल बाद मई 2011 में अमेरिका ने एक मुखबर की मालूमात पे पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में कंपाउंड पे ऑपरेशन किया, जिसे उन्होंने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर का नाम दिया और दावा किया गया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को सर और सीने में गोली मार के हलाक कर दिया है। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. और साथ ही उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को समंदर में बहा दिया गया। अमेरिका ने उसामा की लाश को पब्लिक न करने के 2 रीजन दिए। एक ये कि अगर हम उसे जमीन में दफन करते तो उसके हामी उसकी कब्र को मजार बना लेते, और दूसरा ये कि उसके सर में लगी गोली वाली पिक्चर लोगों में तशद्दुद पैदा कर सकती थी और ये अलकायदा के लिए प्रोपेगेंडा का एक जरिया बन सकती थी। उसामा बिन लादेन की लाश को एक बहरी जहाज USSR कार्ल विंसन में ले जाया गया और इस्लामी रिवायात के मुताबिक 24 घंटे के अंदर बहर अरब में दफना दी गई। लेकिन हुकूमत की जानिब से उसामा की लाश और दीगर एविडेंसेस को पब्लिक न करने से कंस्पिरेंसीज का इखलास जरूर पैदा हो गया। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह हामिद गुल के मुताबिक उसामा बिन लादेन 2001 के आखिर में गुर्दे फेल होने या किसी बीमारी की वजह से फौत हो चुके थे। In which you said that you believed bin Laden had died several years ago. So I'm just trying to determine what you individually believe on that issue. Yes, I think he died. He perished some years ago, and I think this was a story which was created. और वहीं कुछ ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि उसामा दर हकीकत ज़ियोनिस्ट हुकूमत की कठपुतली थे, जिनका मकसद सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना था, और कुछ कॉन्स्पिरेसीज ने ये ओबामा रजीम का ड्रामा करार दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। Innocent men, women, and children.